ऑर्गेनिक का जो सर्टिफिकेशन है ये पूरी तरीके से झूठ है, एक छल है। इस बाजार के छल में क्या है ना, जो 1-8% ऑर्गेनिक खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान है वो पिस के रह जाते, क्योंकि उनको बाजार का छल करना नहीं आता, उनको ऑफर चलाने नहीं आते, उनको कोई डिस्काउंट देना नहीं आता। तो ऑर्गेनिक का पूरा खेल पेपर पर होता है, जमीन पर नहीं होता। जमीन पर तो सब वही हो रहा है। आज मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे नवयुवक से जो आपको ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती का काला सच बताएंगे। इसी खोज में मैं आ गया हूं शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक फार्म पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपने संस्थान का छोटा सा परिचय दें। नमस्कार, धन्यवाद आपका। मेरा नाम गौरव त्यागी है और मेरी संस्था का नाम है, कंपनी का नाम है शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक। जहाँ पर हम हैं, ये हमारा मॉडल फार्म है। यहाँ पर हम प्राकृतिक खेती करते हैं, बिना केमिकल के फसलों को उगाते हैं और उन फसलों को वैल्यू एडिशन के द्वारा अपने ग्राहकों तक सीधा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो भ्राता, यहाँ जो आप खेती कर रहे हैं ये कितनी लैंड है और इसमें कौन सी फसलें आप उगा रहे हैं? लगभग 11 एकड़ से ज़्यादा भूमि में हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी। हम लोग यहाँ पर गेहूँ उगाते हैं, देसी गेहूँ उगाते हैं, दलहन तिलहन करते हैं और मोरिंगा हम लोग करते हैं, लेमन ग्रास हम लोग उगा रहे हैं, कुछ चावल हम करते हैं। और आसपास जो आप देख रहे हैं ये आम के पेड़ हैं, लीचियाँ हैं और भी जैसे हल्दी हम लोग कर रहे हैं जी, कटहल भी हैं। तो यहाँ पर हमारी जो खेती है वो मल्टी क्रॉपिंग वाली हमारी खेती है। हम बहुत सारी फसलों को यहाँ पर एक ही फार्म पे तैयार करते हैं। गौरव जी, ये जितना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर रखा है और ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से मेंटेन की हुई हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और वातावरण एकदम बहुत अच्छा है, तो इसके पीछे क्या कहानी रही या क्या कोई ऐसी बात हुई कि आप इस लाइन में आ गए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी जो योग्यता है वो क्या है कि आप एकदम से मुड़ गए इस चीज़ में? मेरी जो बचपन की पढ़ाई लिखाई है वो मेरठ से हुई है जी, और 10th-12th मैंने मेरठ से की। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करनी शुरू कर दी और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया जी। उसके बाद मुझको एक बीमारी हुई, ऑटोइम्यून डिसीज जिसको बोलते हैं ITP। अच्छा। तब उसका बारे में लोगों को पता नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मुझको मेरठ से, मैं जिस हॉस्टल में पढ़ता था वहाँ से मुझको ले गए लोग दिल्ली में, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट वहीं पर होता था जी। और वहाँ जाकर पता चला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, परमानेंट कोई इलाज नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को ये लाइफ पूरे ज़िंदगी भर किसी न किसी रूप में उनके साथ ये रहने वाली है, ये मुझको पता चल गया था। और फिर उसके बाद अगले साल भी मुझको वैसे ही हुआ बीमारी, तो उसमें मेरी ब्लडिंग होनी शुरू हो जाती थी। अच्छा। शरीर के कई हिस्सों में से, मुँह से, यूरिन से, और प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, यहाँ तक कि 1000 तक प्लेटलेट्स मेरे रह जाते थे। जब तो गांव में ये भी नहीं पता था कि प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं, मतलब यहाँ पर बोलते हैं कि प्लेट्स कम हो गई हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो वो सब चलता रहा और जब कई साल बीत गए तो और ये समझ में ना आए कि ये क्यों हो रहा है, इसका इलाज क्या होने वाला है, और पैसे भी घर वालों के खूब लग ही रहे थे। तो कहीं से वही ये समझ में आया कि पिताजी को कि प्राकृतिक खेती करनी चाहिए थोड़ी बहुत। प्राकृतिक खेती के मतलब भी नहीं पता थे। और मैं इस बीच में मेरठ से शिफ्ट होकर नोएडा चला गया अपना काम करने के लिए, और मैंने अपना बिजनेस की शुरुआत रियल एस्टेट से की। और मैं नोएडा शिफ्ट हो गया तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए थोड़ी सी ज़मीन में, जहाँ आप हैं, कुछ ज़मीन में, थोड़ी सी ज़मीन में गेहूँ उगाना शुरू किया। और उस गेहूँ में कोई यूरिया नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला कि भाई ये गौरव को जाएगा गेहूँ का आटा, तो ये बिना अच्छा गेहूँ जाना चाहिए, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि उत्तर भारत के लोग हैं, दाल रोटी ज़्यादा खाते हैं, तो रोटी हमारे लिए वैसे विशेष है। तो यहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर काफ़ी समय बीत गया। मैं नोएडा में रियल एस्टेट का बिजनेस करता रहा। कुछ सालों बाद हमेशा से ये तो लगता था कि गांव जाकर कुछ करना है, कुछ शुरुआत करनी चाहिए जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। तब तक हमको ये सारे शब्द भी समझ में आ गए थे, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमने गाँव से जुड़ना शुरू किया। गाँव में एक छोटी सी लाइब्रेरी की शुरुआत की बच्चों के लिए कुछ साल पहले, और फिर उसी के से थोड़ा पहले हमने यहाँ पर ये जो पूरी आप लैंड देख रहे हैं, यहाँ पर हमने प्राकृतिक खेती शुरू की। तो भाई जी, ये जो बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग बनी हुई है, बड़े महल टाइप, ये क्या है? ये हमारे गायों का महल है, भोजनालय है। और यहाँ पर हमारी गाय रहती हैं। हमने उनको वैसे ही परिवेश देने की कोशिश करी है जैसे माहौल में हम रहते हैं।
तो गौरव जी, मैंने बहुत सारे डेयरी फार्म देखे हैं, बड़े बड़े शौकीन लोगों के वो देखे हैं, लेकिन इतना अच्छा गायों के लिए जो गौशाला है वो पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो ये जो सब इस तरीके से बनाने का आइडिया है वो कहाँ से आया? तो मुझको इस तरह के स्ट्रक्चर हमेशा से फैसिनेट करते हैं जी। और हमारा गांव में एक पुराना घर है जो लगभग 100 साल से पुराना, ज़्यादा होगा, 150 साल पुराना होगा। जी। तो उस पे पूर्वजों ने कभी काम किया होगा, पुरानी ईंटें थी, वो सब था। मैं उसको देख के जब छोटा था ना, हमेशा से विस्मित होता था कि हमारा इतना गांव अंदर है, कैसे तो वो लाए होंगे लोग पत्थर, कैसे उन्होंने डिजाइन किया होगा। तो मुझको हमेशा वो रहता था कि गांव में हम कुछ भी करेंगे तो वैसा ही करेंगे। हाँ, जैसा वो पुराने बुजुर्गों ने किया हुआ, बिल्कुल लगा हुआ उसमें। तो जब हम इसमें लगे, लेकिन इतनी मेहनत इस सब में लगी, जैसे मैं आपको इस आर्क का बताऊं, ये गोलाई पहले हम जमीन में बनाते थे। अच्छा। अभी इनको बनाने वाले तो लोग हैं नहीं। हाँ, ये पूरी डाट बनी हुई है इस तरीके से। इस डाट को पहले हम डाट बोलते थे। हाँ, इसे तो हम डाट इसको बोलते हैं। पहले जमीन में बनाते थे। मेरे दोस्त हैं, रजत नाम है उनका, और साथ ही में है मेरे, वो आज है नहीं, लेकिन वो सिविल इंजीनियर है। तो हम लोग, तो रजत जी क्या करते थे, इसको पहले जमीन में बनाते थे, फिर हम इसको इस पे बनाते थे, कितनी ईंट कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे आएंगी, कहाँ कहाँ पे लगाई जाएंगी, कैसे कैसे लगाई जाएंगी। ठीक है। और ऊपर ये बांस का इस तरीके से स्ट्रक्चर, जी। उसमें पूरी तरह पूरी मजबूती, ये नहीं है कि भाई हल्का फुल्का है, बहुत ही मजबूत है, लेंटर मानो एक तरह से। जी जी। तो ये सब आइडिया कैसे, बांस का किसने दिया ये आइडिया? तो बांस का भी जब मैं जगह जगह जाता था तो हमेशा से ये होता था कि आप जो मटेरियल का इस्तेमाल करो इसमें, वैसे मटेरियल का इस्तेमाल करो जो इको फ्रेंडली होए, जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसमें आप कुछ ऐसा लगा सको लकड़ी के रूप में या ईंट के रूप में जो आपका लोकली कुछ होता हो। तो बांस तो खैर यहाँ नहीं होता, लेकिन हाँ, बांस इको फ्रेंडली है, तो इसलिए हमने छत को बांस से ढकने का काम किया। हाँ, फिर दूसरा है बांस है, और जिस तरीके से ये बना हुआ है, तो जो पक्षी वगैरह हैं, आज क्या है, लेंटरों के मकान हैं, उनमें से चिड़िया वगैरह सब खत्म होती जा रही हैं, लेकिन वो खत्म हमने ही तो की हैं। बिल्कुल। लेंटर के मकान बना दिए, उनके छुपने के लिए, उनके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। आपने जिस तरीके से करा है, तो यहाँ सारी चिड़िया वगैरह इसके अंदर छुपती हैं बारिश में, धूम में, टाइम से, और अपने जो है यहाँ बच्चे भी उनके सुरक्षित रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। गौरव जी, ये जो गाय रखी हुई है, गौ माता रखी हुई है, इनका क्या पर्पज है? देखिए, गाय के बिना प्राकृतिक खेती संभव नहीं है जी। तो मुख्य उद्देश्य तो यही है कि प्राकृतिक खेती होए, और जो गाय के जो भी उत्पाद हैं वो इस खेती में इस्तेमाल होए। और थोड़ा सा उपयोग ये भी है कि जो इनसे घी हो पाता है, जो क्योंकि सबको तो उपलब्ध नहीं करा। अच्छा, एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा। आजकल देखा गया है कि बहुत लोग हैं कि गाय से जो है घी कर रहे हैं, बिलोना विधि, बरोसी में और इसमें और उसमें, वो उस टाइप से हम कितने लोगों को घी खिला सकते हैं कि भाई बिलोना विधि या राहे में या हाथ से मथानी से मथ के हम कितने, ये 140 करोड़ लोग हैं, क्या घी खाया मिल जाएगा उन्हें इस विधि से? असंभव है, असंभव है। आपका क्या है, आप कितना कर पाते हैं, क्या है? मुश्किल से मुश्किल पूरे, और किसान हैं, पिताजी खेती करते रहे हैं, जमीन है, सब समझते हैं, सभी नहीं कि बाहर से आगे कर रहे हैं। हम इतना सब कुछ करने के बाद मुश्किल से मुश्किल महीने में 25, 28, 30 किलो से ऊपर घी नहीं कर सकते। वो मतलब बिलोना विधि से, बिलोना विधि से, और जो सच में होना चाहिए। हाँ, जैसे होते हैं नानी दादी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरी माँ जी, मेरी मम्मी, ये सब करते हैं। और एक मैं सच बताऊं आपको कि जैसे हम बरोसी में रखते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, बरोसी में हम लोग रखते हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि मैं अपनी घर में किसी से, घर की महिला या मेरे गांव की कोई महिला उसको पूरे दिन कर सकती है, असंभव काम है। नहीं, जो लोग देखते हैं ना, उनको बड़ा फैंसी लग सकता है देखने में, लेकिन हमने उसके लिए मशीन रखी हुई है, रही बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रिक रही चलती है सब बिलोना, लेकिन हाथ से बैठ के नहीं कर सकते, वो असंभव काम। इतना दूध नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता हाथ से, वो असंभव है। कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। मतलब वो केवल ओनली वीडियो बनाने के टाइम पे बनाने का उद्देश्य है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं गौ सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी के हाथ दिखाता हूँ उनको, उनके अगर गौ सेवा करनी है तो ये हाथ ऐसे होने हैं, हाथ ऐसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, इसके बिना गौ सेवा नहीं हो सकती। आप गाय दिखाने के लिए रख सकते हो, लेकिन कर नहीं सकते, घी तो नहीं दे सकते। गौरव जी, जैसे आपने कहा कि गाय के बिना प्राकृतिक खेती असंभव, तो गाय के गोबर या गौमूत्र को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खेती में? तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे पूरा ये गोबर का ढेर लगा हुआ है जी। इससे हम घन जीवामृत का तैयारी करते हैं, यहाँ बनाते हैं। और इसके पीछे अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो गौशाला का गौमूत्र होता है वो एक जगह इकट्ठा कैसे वहां से इकट्ठा जा रहा है, और फिर उसको जीवामृत बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और जीवामृत हम इस पूरे फार्म को आगे फिर देते हैं। अच्छा, मतलब वो उसके में जो पानी आप लगाते हैं उसके साथ बहाते हैं या स्प्रे करते हैं, किस
तरीके से दोनों करते हैं? तरीके से करते हैं। अधिकांश अगर मैं 80% बोलूँ तो नाली है, जो खेत की सिंचाई की नाली है, वहाँ पर हम रख देते हैं, हमारे उसमें टैप लगा हुआ खोल देते हैं, और फिर 20% आप कह लें हम स्प्रे करते हैं। हाँ, जैसे ऊपर फसल के ऊपर जो है उसका जो है स्प्रे करते अधिकांश हम पानी के साथ हैं। जैसे 1 एकड़, अब जैसे भी गेहूं चावल लगेगा तो हम उसमें 1 एकड़ में 1 ड्राम डाल दिया, अगले हफ्ते फिर 1 ड्राम डाल दिया 200 लीटर वाला। तो इस तरीके से हम जीवामृत को गौरव जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहें या प्राकृतिक खेती कहें, इसमें जो है आप गोबर से, गौमूत्र से सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं फर्टिलाइजर की। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण जो है हम मैनुअल करवाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और लेबर आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गई है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। एक है इक्विपमेंट एमबी प्लाव जी। तो उससे हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर से चलता है? हाँ, ट्रैक्टर से चलता है जी। हम उससे मिट्टी को पलट देते हैं। अच्छा। तो मिट्टी पलटने में होता ये है कि जो खरपतवार के बीज है वो बहुत ऊपर की सतह पर होते हैं जमीन के, वो बीज नीचे चले जाते हैं और वो बीज मल्चिंग का भी काम करते हैं, खरपतवार मल्चिंग का काम करती है, और जो नीचे की जो जमीन है वो ऊपर आ जाती है। तो इससे खरपतवार पर नियंत्रण हम लोग, हाँ, जब बार बार हम हर फसल के बाद करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हो जाए। आपके जो आम हैं छोटे हैं और मतलब वो चमक नहीं है उनके अंदर, वो जो फिनिशिंग नहीं है, क्या कारण है? त्यागी जी, जैसे आपने कहा कि चमक नहीं है, तो चमक तो इसमें नहीं मिलेगी देखने के लिए। चमक होती है उन आमों में जहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल होता है, बाहर से बहुत सारे स्प्रे किए जाते हैं, वहाँ आपको मिलेगी चमक देखने के लिए। हमारे यहाँ चमक मिलेगी ही नहीं। हाँ, मतलब जो इसके प्राकृतिक गुण हैं, जो इसकी अच्छाई है, वो इसके अंदर पूरी कूट कूट के भरी हुई है। वो इसके भीतर है। जो गुण है हमारे आम के अंदर वो बाहर नहीं है, वो इसके अंदर है। हाँ, अभी इसमें बस एक काम बाकी है, जैसे कीटों से रक्षा करनी है इनकी, तो अभी इसमें बस हम बैगिंग, हाँ, जैसे फल मक्खी या और कीड़े होते हैं उनसे बचाने के लिए तो हम बैगिंग कर देंगे इनकी। और बैगिंग के लिए भी हमने इसलिए भी रोक दिया था क्योंकि अभी तक जो हमारे क्षेत्र में आंधियाँ आने वाली थी वो आ चुकी हैं, क्योंकि अगर हम इससे पहले बैगिंग कर देते तो फिर वो तो बैग के अंदर ही आंधी से टूट जाता। जी। तो अब हम बस 2 दिन के बाद इसकी बैगिंग कर देंगे ताकि ये आम जो है कीटों से बच सके। गौरव भैया, जैसे हमारा पूरा क्षेत्र जो गन्ने का क्षेत्र है और आप भी गन्ने की खेती करते हैं, तो उस गन्ने से आप क्या बना रहे हैं, या आप भी मिल पे ही गन्ना डाल रहे हैं? नहीं, हम उन सौभाग्यशाली किसानों में से हैं जो अपने गन्ने को सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स को। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हम शक्कर करते हैं। अच्छा। और ये हमारा इतना शानदार प्रोडक्ट है, हमने दूसरे देशों में भी भेजा है इसको। अच्छा। इस शक्कर को, इस क्यूब को, ये हम 20-22 ग्राम का क्यूब बनाते हैं कि खाने में आसानी रहती है ना। जैसे हम पहले बनता था बड़ा साइज, अब हम इसको छोटे साइज में बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा गन्ना, मतलब हम उन दुर्लभ किसानों में से हैं जो गन्ने को प्राकृतिक रूप से उगाते हैं और उसके उत्पाद सीधे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही हम सिरका भी बनाते हैं। अच्छा, गन्ने का जो सिरका है। गन्ने का। हाँ, असली जो सिरका है, अच्छा जो सबसे माना जाता है, वो गन्ने का ही माना जाता है। वो आपने गौशाला में जो घड़े रखे देखे होंगे, हाँ, घड़े रखे, वो गन्ने के सिरके के ही। अच्छा, वो सिरके से भरे हुए हैं वो सब गन्ने। तो भाई जी, ये जो होदी आपने बनाई हुई है बिल्कुल एकदम से पुरानी जैसे बावड़ी के स्टाइल में, इसका बनाने का क्या पर्पस था? बावड़ी का उद्देश्य ये था कि पहले तो ये था कि बच्चे आ जाएं, हाँ। बच्चों का जुड़ाव रहे खेत से, गांव से, ऐसा ना हो कि जुड़ाव छूट जाए। और दूसरे जो हमारे परिचित हैं उनके बच्चे आते हैं तो उनके लिए एक जगह बन जाती है। बाकी तो इसका उपयोग सिंचाई में होता ही है, हाँ। लेकिन हमने इसको बनाया ऐसे कि ताकि बच्चे भी ना आनंद समझ पाए कि भाई इस तरीके से ये होता था पहले। तो इसमें तल बने हुए हैं, हाँ। यहाँ से जाएंगे, एक ये तल है, नीचे तल है, नीचे तल है। अगर आप बड़े हैं और आपकी हाइट मेरी जैसी है या आपके जैसी हाइट है तो नीचे वाले तल पे जा सकते हैं जी। और अगर बच्चा है तो इस तल पे, हाँ, यहीं पे नहा सकते हैं वो। गौरव जी, आप प्राकृतिक खेती तो यहाँ पे कर ही रहे हैं और पूरा आपने जो है ये एम्पायर बनाया हुआ है, तो क्या आप यहाँ प्राकृतिक विश्राम स्थल का भी जो है कुछ करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, हमने इसको ऐसे ही बनाया है ताकि एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो लोग आते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे जानकार या अन्य अन्य जगहों से लोग आते हैं, शहरों से लोग आते हैं। अच्छा, एनसीआर वगैरह से? एनसीआर से आते हैं, दिल्ली एनसीआर से लोग आते हैं, सवेरे आ जाते हैं और यहाँ रहते हैं, आम खाते हैं, लीची खाते हैं, नाशपाती, जामुन, बहुत सारे फल होते हैं जी। तो हमने फार्म को बनाया ऐसे, कुछ ना कुछ तो फल उनको मिलता ही है। तो लोग आते हैं और प्रकृति के करीब बिताने का उनको समय मिलता है, प्रकृति के करीब रहने का समय उनको मिलता है। गौरव जी, जैसे आपने ये सभी अपने जो प्रोडक्ट बना रखे हैं, वैल्यू एडिशन करके हर चीज़ को अपने आप बड़े अच्छे से प्रमोट किया हुआ है, तो इनकी जो सेल है या जो इन लोगों की जिनको ज़रूरत है उन तक कैसे पहुंचाते हैं? तो हमारी वेबसाइट है जी, हमारी कंपनी की वेबसाइट है, शुद्धग्राम ऑर्गेनिक की वेबसाइट है, और जहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है बगल में फार्म पे ही, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को तैयार करते हैं, बनाते हैं, पैक करते हैं
और उसको अपनी वेबसाइट के माध्यम से लोगों को पहुंचाते हैं। शुरुआत हमने अपने जो करीबी लोग होते हैं, दोस्त हैं, आपके परिचित हैं, क्योंकि मैं शहर में रहा हूँ इतने दिनों से, तो उनको हम बेचने, उन्हीं को हम इसको सेल करते हैं। और वो लोग चूँकि यहाँ पर आते हैं, हम पर भरोसा है उनका, तो वो लोग हमसे खरीदते हैं। गौरव जी, ये हम एक जानकारीप्रद वाली वीडियो बनाए जिससे कि हमारा किसान समझ सके और जान सके कि ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती कितनी कामयाब। तो इसमें जो परेशानियां हैं, दिक्कतें, वो क्या क्या हैं? ये अच्छा सवाल है आपका, और यहाँ पर किसान फंसता भी है, और वाकई में ये दिक्कत है किसानों के सामने कि वो कैसे शुरुआत करे, और अगर कर भी ले प्राकृतिक खेती तो आगे सामान अपना कैसे बेचे। तो सबसे बड़ा चैलेंज है किसान के सामने। मैं आपको बता दूं, मैंने एक पदयात्रा की थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अच्छा। और मैं 160 दिन लगाए मैंने चलने में, 13 स्टेट पार किए, और पूरे देश में मुझको ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान ही नहीं मिले। दाही का भी आंकड़ा नहीं छुआ, 20 किसान नहीं मिले मुझको जो वास्तव में प्राकृतिक खेती कर रहे थे। और अगर कोई कर भी रहा है तो उसके सामने चैलेंज आता है मार्केटिंग करने का, क्योंकि बाजार में 99% छल बेचा जा रहा है। और वाकई में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कई बार लोग मेरे से आके बोलते हैं कि 1.5 लाख किसान वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, 1.5 लाख किसानों के सर्टिफिकेट हैं, 2 लाख किसानों के सर्टिफिकेट हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठकर कह रहा हूँ, अपने जीवन का बड़ा समय, बड़ा धन लगाने के बाद, कि इस वाले बाजार में छल बहुत ज्यादा है। बहुत आसानी के साथ सर्टिफिकेट दिखाकर बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियां झूठा सामान बेच रहे हैं, वो वास्तव में ऑर्गेनिक है ही नहीं जी। इस बाजार के छल में क्या है ना, जो 1-8%, 4%, 5% ऑर्गेनिक खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान है, वो पिस के रह जाते हैं, क्योंकि उनको बाजार का छल करना नहीं आता, उनको ऑफर चलाने नहीं आते, उनको कोई डिस्काउंट देना नहीं आता। डिस्काउंट कहाँ से दे देंगे? जो व्यक्ति ऑर्गेनिक सामान बेच रहा है लेकिन वास्तव में उसका सामान ऑर्गेनिक नहीं है, वो डिस्काउंट भी चला सकता है, ऑफर भी चला सकता है। तो किसान तो सभी ऑफर चला नहीं सकता, डिस्काउंट दे नहीं सकता, तो इसलिए उसके साथ बड़ा छल होता है। मैं हमेशा से इस बात को मानता रहा हूँ कि ये जो प्राकृतिक खेती के उत्पाद को खरीदने का समय आया था ना, इसका पूरा का पूरा फायदा किसानों को मिलना चाहिए था, जो उनको मिला नहीं। मैंने भी यहाँ आकर इस गाँव में इसलिए खेती शुरू की, प्राकृतिक खेती, कि हम अपने सामान को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, और बिल्कुल तपस्या की है हमने। मैं आपको सच बताऊं, जैसे कई बार कोई आर्टिस्ट होता है ना, वो 2 तरह की पिक्चरें करता है। एक पिक्चर ऐसी जिससे उसका परिवार का लालन पालन होए, और एक पिक्चर ऐसी जो उसके दिल को तसल्ली दे। तो मेरे जो दिल को तसल्ली देने वाली पिक्चर है वो शुद्धग्राम ऑर्गेनिक है, और जो परिवार का लालन पालन करने वाली जो पिक्चर है ना, वो रियल एस्टेट ही है, जो मेरा मूल व्यवसाय रहा है। तो आप इसको उसी पिक्चर की तरह देखें। हाँ, अगर इसमें काम हो ऐसा कि वाकई में उन लोगों का सम्मान होए जो रात दिन हाड़ तोड़ करके किसी न किसी तरीके से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं, धरती की सेवा कर रहे हैं, अगर उनके लिए कुछ अच्छा रास्ता बने तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। बाकी जो आने वाला टाइम है उसमें ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, इनका फ्यूचर कैसा देखें किसान के नजरिए से? देखिए, किसान को अपनी जमीन की भी रक्षा करनी है। अब जमीन है उसकी, तो आने वाले समय में अगर किसान चाहे प्राकृतिक खेती करना, तो उसको सबसे पहले ये सोचना होगा, सिर्फ प्राकृतिक खेती करके काम नहीं चलेगा, अपना सामान लोगों तक पहुंचाना शुरू करना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ शुरू करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो फोन के बेसिक फीचर ही क्यों ना हो, चाहे अपना फेसबुक पे पेज बनाओ, चाहे छोटे छोटे कुछ भी काम करो, आपको अपना सामान खुद बेचना शुरू करना पड़ेगा। जो तरीके हमने बिल्कुल बेसिक अपने लिए अपनाए, नॉर्मल जो बेसिक तरीके हैं, आपको अपना सामान उपजा के सिर्फ नहीं काम चलने वाला है, आपको आपने ऑर्गेनिक खेती की, प्राकृतिक खेती की, साथ में उस प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन करके लोगों तक पहुंचाना खुद ही करना पड़ेगा। गौरव जी, अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या ऑर्गेनिक खेती के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है? सर्टिफिकेशन से बड़ा झूठ कुछ है नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। हमने सारे सर्टिफिकेशन लिए, हमने हर साल रिन्यूअल पे पैसे खर्च किए, इस बार हमने अपना सर्टिफिकेशन फाड़ के फेंक दिया, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जो चीज दिल से ही नहीं आती ना, उसको आप जो मर्जी चाहे स्टैंप लगा जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो सर्टिफिकेशन से बड़ा मिथ कोई हो नहीं सकता। हाँ, इसमें कमाई किसकी है? कमाई सर्टिफिकेशन करने वाली एजेंसियों की है, जो पैसे लेके ठप्पा लगा के किसानों को पेपर पे सर्टिफाइड करती है। तो गांव के गांव सर्टिफिकेशन में हो रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज मैं रोक के आपको पूछना चाहूंगा, जैसे आपने सर्टिफिकेशन कराया जी, और आपने हर साल वो रिन्यू भी कराया, तो क्या वो कंपनियां या जो सर्टिफिकेशन देते हैं, क्या वो फार्म पे आके देखा, या उन्होंने जमीन में देखा, या कार्बन वैल्यू या जो भी चीजें चेक होती हैं उसके लिए क्या होता है? कुछ विजिट होएगी बस खाना पूर्ति के लिए, उनको भी पता है। यहाँ तक कि कई ऐसे केस हैं जहाँ पर पुलिस केस भी हुए हैं कि किसान को बोला गया कि ये किसान का नाम रमेश है और इसके पास, जैसे आप हो, आपने ऑर्गेनिक बेचना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि भाई रमेश
रमेश है और रमेश के पास ये लैंड है और आपको जैसे सपोज करिए आपको बेचने हैं चावल। अब मैं रमेश हूँ, मैं किसान हूँ, मैंने चावल नहीं लगाए हुए, दूसरी फसल लगाई हुई है, बस कागज में दिखाए जाएंगे प्राकृतिक रूप से चावल उगे हुए हैं। रमेश तो सारा का सारा जो खेल चल रहा है ना पेपर का खेल है। ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ पेपर 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 पेपर, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और दुख है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं ये मेहनत है इसके पीछे। मतलब हमने अपना बहुत कीमती समय, बहुत जो मेहनत की वो यहाँ पर इस गाँव में आके लगाई है। नहीं तो हम तो कह देते ना कि भाई हम तो बस बाहर से कुछ भी बेच रहे हैं। गाँव आकर गाँव में काम करना बड़ा मुश्किल काम है, वो भी अपने गाँव में आके काम करना बहुत मुश्किल, वो भी अपने गाँव में, अपने गाँव में आके, क्योंकि गाँव में लोग देख रहे होते हैं ना आपको सामने, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वापस में मुश्किल काम है। सर्टिफिकेशन से बड़ा मिथ दुनिया में कोई नहीं, लैब टेस्टिंग से बड़ा मिथ दुनिया में कोई नहीं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ सर। गौरव भैया, एक फार्मर और एक कंज्यूमर, इनके बीच अच्छा खाने, अच्छा पैदा करने और अच्छा बेचने के लिए कैसा संबंध होना चाहिए? इनमें ना जैसे फैमिली डॉक्टर का संबंध होता है ना, हम सबके परिवार में एक डॉक्टर होते हैं, भले हम गाँव के रहने वाले हैं तो गाँव में कोई ना कोई होते हैं, या शहर में रहने वाले लोगों के लिए कोई शहर में डॉक्टर होता है। ऐसे ही हमारा ये कहना है कि एक फैमिली फार्मर हर परिवार के पास होना चाहिए। जब मैंने पदयात्रा की थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं लाखों किसानों से मिला और उस यात्रा में सीधे ऐसे अनुभव थे जो मुझको जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे जी। खेतों में चलते हुए, गांव में हम नुक्कड़ पे लोगों के साथ सभाएं कर रहे हैं, किसान हमारे साथ चल रहे हैं, वो सब हमने किया। बच्चों से हम मिले तो हमने उनसे यही कहा कि आपको अपने जो प्राकृतिक खेती शुरू करनी है वो ये मत करिए कि आप सारे भूभाग पे एक साथ शुरू कर दो। अगर आपके पास 10 एकड़ है, हम तो ये कह रहे हैं आधा एकड़ से शुरू करो, 1 एकड़ के साथ शुरू करो, बट प्राकृतिक खेती शुरू करो। और बायर के साथ ये होना चाहिए, बायर को क्या करना चाहिए, बायर को बड़े ब्रांड का, बड़ी कंपनी का मोह छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ब्रांड पे इतना भरोसा तो पूछो तो सही किसान कहाँ है ऑर्गेनिक खेती करने वाला, जो है नहीं कहीं। बिल्कुल, उसको करना ये चाहिए बायर को कि एक बार आके तो देखे कहाँ ये किस खेत में उग रहा है, किस खेत में हो रहा है, कहाँ हो रही है प्राकृतिक खेती। तब दोनों के बीच में एक संबंध बने, एक फैमिली फार्मर होए एक हर परिवार का, और ये संबंध जब बनेगा विश्वास की, हाँ, एक तरह से एक रिश्तेदारी होगी दोनों की। ये बिल्कुल सही बात बोली, रिश्तेदारी होगी और वो रिश्तेदारी लंबा चलेगी, हमेशा चलेगी। किसान से मतलब वो वायर को भी किसान से और किसान को वायर से भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। उसको लगेगा यार ये गाय मेरी है जो खूंटे पे बंधी हुई है ना मेरे फैमिली फार्मर के, ये गाय मेरी है। जो मेरे फैमिली फार्मर के गेहूं उगा हुआ है ना, ये गेहूं मेरा है। वैसे ये है, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ गौरव जी, कि जैसे जब हम छोटे थे और मामा के यहाँ जाने में जो खुशी अंदर हो रही है, वो जो वायर है वो फार्मर के यहाँ जब आए तो उसे वो वाली खुशी होनी चाहिए जो मुझे बचपन में अपने मामा के घर जाने में होती थी। बिल्कुल ये सही है। तब जो है ये रिश्ता, ये संबंध, ये जो है रिश्तेदारी, ये अच्छी चलेगी और सब अच्छा उगा पाएंगे और सब अच्छा खा पाएंगे। बिल्कुल, दोनों तरफ से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो गौरव जी, आपने इतना कुछ इस खेती के बारे में जाना, कहा और इतनी लंबी जो है यात्रा की, उसके लिए आप जो है बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने जो काम किया है वो देखते हुए ही बनता है यहाँ पे कि आपने जो है मेहनत की है और सब कुछ ये बहुत अच्छा किया है। आज की ये मुलाकात बहुत अच्छी रही और बहुत ही अच्छे से आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों और मित्रों, आप देख रहे हैं कि मैंने एक ऐसे आदमी से आपको मिलाया कि जिसको एक बहुत ही अच्छी खासी बीमारी थी और उस आदमी ने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद में ऑर्गेनिक और प्राकृतिक पे इतना अच्छा काम किया। क्या आज आप कह सकते हैं कि इनको ये बीमारी थी? आप देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई से और मतलब शरीर से बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट हैं। तो अच्छा खाओ, अच्छा पैदा करो, यही जो है इनका संदेश है। धन्यवाद।